जय हिंद दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के द हिंदू समाचार विश्लेषण अंक में हम 8 सितंबर 2020 को द हिंदू न्यूज़पेपर में आए कुछ आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला जो आपका आर्टिकल है, ये पहला आर्टिकल पेज नंबर 1 पर ही है और जीएस पेपर 3 से संबंध रखता है। इसमें बात की गई है हाइपरसोनिक क्रूज व्हीकल टेस्ट पुट्स इंडिया इन द एलाइट क्लब। तो अभी आज की ये न्यूज़ है, इसमें बताया गया है कि जो भारत का डीआरडीओ है, यानी भारत का जो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है, उसने एक ऐसे नए व्हीकल का टेस्ट किया है जो हाइपरसोनिक स्पीड से चलने में सक्षम है और ले जाने में सक्षम है। तो इसी के बारे में न्यूज़ है। हमारे जीएस पेपर 3 से इसका संबंध है, तो इसके बारे में कुछ बातें देखते हैं। देखिए, हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट तकनीक जो है वो सबसे पहले समझ लेते हैं क्या है। देखिए, वो एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा हम किसी भी यान को या किसी भी और मिसाइल को या क्रूज मिसाइल को हम लोग हाइपरसोनिक गति से यात्रा करा सकते हैं, यानी हाइपरसोनिक गति से छोड़ सकते हैं। ठीक है, हाइपरसोनिक का अर्थ आप समझ लें एक लाइन में कि हाइपरसोनिक का अर्थ यह है कि ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक अगर गति किसी की होती है तो उसको हम हाइपरसोनिक बोलते हैं। अगर ध्वनि की गति से अधिक होती है तो उसको फिर सुपरसोनिक बोला जाता है। तो पूरे विश्व के लिए इस समय देखें तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर देखें तो पूरे विश्व में भी केवल 4 कंट्री ऐसी हैं भारत को मिलाकर जिनके पास ये तकनीक है, जिसमें अपने अमेरिका, रूस और चाइना के बाद चौथा अब भारत वो देश बन गया है जिसके पास ये हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट तकनीक का विकास जिस देश ने कर लिया है। तो अगर इसका विकास हमने अभी कर लिया है तो आगे फिर इसका हम लोग विकास क्रूज मिसाइलों को ले जाने में भी कर सकते हैं और इसका विकास हम लोग कई तरह के जो अंतरिक्ष यान हैं उनकी तकनीक में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी में और डिफेंस में काफ़ी मदद मिलने वाली है और काफ़ी भारत का पड़ाव मजबूत होने वाला है। ये प्रौद्योगिकी का परीक्षण जो था वो 2019 में ही आयोजन कर लिया गया था और अब इसको फिर हमने लॉन्च किया है, अब इसको हमने टेस्ट फायर करके जांचा है। तो ये हमने काफ़ी प्रगति की इस मामले में देखा जाए तो इस हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट तकनीक से। देखिए, हाइपरसोनिक क्रूज वाहन में जो स्क्रैमजेट होता है उसमें एक तकनीक की बात अगर करें तो जो रैमजेट हमारा इंजन होता था तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें एयर को यानी एयर प्रेशर को धीरे धीरे कम किया जाता है। परंतु स्क्रैमजेट में हम क्या करते हैं, स्क्रैमजेट में तो propulsion होता है, उसमें जो एयर प्रेशर है उसको एकदम से कम किया जाता है जिससे उसको एक बहुत तेज स्पीड मिलती है, बहुत तेज उसको गति मिलती है और वही उसको हाइपरसोनिक बनाने में मदद करती है। तो ऐसा हमने इसका प्रयोग 2019 में शुरू किया था। देखिए, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने पहले बताया कि काफ़ी बड़ी सफलता है और अगर देखें तो इसके बाद हम लोग इसको क्रूज मिसाइलों को ले जाने में और भी तरीके से हम प्रयोग कर सकते हैं। जिस तरह के वैश्विक समीकरण इस समय बन रहे हैं उस समय भारत को आवश्यकता है कि भारत भी नई तकनीकों पर तेजी से काम करे और जितना दूरी तक भारत की मार हो सकती है उतनी दूरी तक भारत अपनी मार बनाएगा। तभी भारत आगे विश्व के बड़े देशों के बीच में रह सकता है, बड़े देशों के बीच में टिक सकता है। तो ऐसी तकनीक का इस्तेमाल भारत को निश्चित ही भविष्य के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बना देता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट बना देता है भारत को। तो ये हमको यहाँ से एक बात ध्यान में रखनी है। अगर स्क्रैमजेट की बात करें तो ये उच्च गतिशील दबाव और बहुत उच्च तापमान पर भी काम कर सकता है, ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो डीआरडीओ की ये बड़ी उपलब्धि है और भारत की भी बड़ी उपलब्धि है जो भारत को कई देशों के इलाइट क्लब में शामिल करती है। आगे बात कर लेते हैं अगले की, पेज नंबर 6 पर है, ये जीएस पेपर 2 से संबंधित है। द सर्च फॉर एन एंड टू द कॉम्प्लेक्स नागा कॉन्फ्लिक्ट, ये एडिटोरियल का एक हिस्सा है, एडिटोरियल के रूप में आया है हिंदू पेपर में, हम लोग समझेंगे इसके बारे में। देखिए, नागा कॉन्फ्लिक्ट की बात की गई है तो भारत का जो उत्तर भारत एरिया है, यानी पूर्वोत्तर का एरिया है भारत का, जिसमें अपना 7 सिस्टर यानी असम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा आते हैं। तो यहाँ पर शुरू से ही अलगाववाद की जड़ें रही हैं, यहाँ पर शुरू से ही अलगाववाद के बारे में लोगों ने बातचीत करना शुरू करी है। हालांकि कश्मीर जैसा हम इसको मुद्दा नहीं मानते, वहाँ भी अलगाववाद चलता है, तो उसी के संबंध में ये है आर्टिकल। देखते हैं इसके बारे में कौन कौन सी बातें हमें देखनी है। देखिए, भारत निश्चित ही सामरिक महत्व होने के साथ साथ भारत में जो पूर्वोत्तर की सीमा है वो काफ़ी हद तक जो है वो सरकारों से भी और बाकी संगठनों से भी जो है वो छूटी है। यानी वहाँ पर सरकारों ने भी ध्यान शुरू से ही कम दिया है और जो बाकी संगठन हैं उनका भी ध्यान जो पूर्वोत्तर की सीमाएं हैं वहाँ पर कम गया है और इसीलिए वहाँ का जो ये मुद्दा है ये मेन लाइमलाइन में नहीं आ पाया। लेकिन इस क्षेत्र में कई बार हमने देखा है कि पहले भी कई बार खूनी विद्रोह हो चुके हैं और यहाँ की जो जातीय कारक हैं, जो जो यहाँ के भौगोलिक कारक हैं और जो सांस्कृतिक कारण हैं, उनका भी कई बार भावनात्मक जो है प्रभाव पड़ा है
है यहाँ पर, और लेकिन हम लोग क्योंकि इस पर इतना ध्यान नहीं दे पाए, इसलिए हम लोग कश्मीर जैसा मुद्दा इसको नहीं बना पाए। जैसा कि हमने कश्मीर में देखा था, वहाँ भी अलगाववाद का पूरा सिस्टम रहता है, लेकिन वो काफ़ी अलाइनमेंट में रहता है और काफ़ी सरकार उस पर ध्यान देती है। वैसा ध्यान इस पूर्वोत्तर के क्षेत्र पर हम लोग नहीं दे पाए। अगर पूर्वोत्तर की बात करें तो यहाँ पर जो प्रमुख कारण है वो प्रतिवाद की रणनीति है। इसके अलावा जो क्षेत्रीय भू राजनीति की जटिलताएं हैं, या फिर जो यहाँ पर उप राष्ट्रवाद की जो राजनीति है, ये इन सब चीज़ों ने जो वहाँ का नागा विद्रोह है उसके समाधान को थोड़ा सा मुश्किल कर दिया है। अब वो समाधान होने में यहाँ पर ये मुश्किलें पैदा करती हैं। असाधारण रूप से जटिल संघर्ष है इसके, ये हम जानते हैं, पर यहाँ पर जो हिंसक प्रतिक्रियाएं हैं और जो यहाँ पे सौदेबाजी का मिश्रण शामिल है सरकार में और जो वहाँ के संगठन हैं उनमें और जो वहाँ के लोग हैं उनमें, तो वो थोड़ा सा मुश्किल करता है इस समस्या का समाधान करने के लिए। देखिए यहाँ पर जो भी अलगाववादी हैं या यहाँ पर जो भी जो इंसर्जेंसी होती हैं, वो यहाँ पर तीन बातों के लिए हैं। कुछ संगठन ऐसे हैं यहाँ पर जो अलग राष्ट्र की मांग करते हैं, कुछ संगठन ऐसे हैं जो अपनी स्वतंत्रता की मांग करते हैं, और कुछ लोग वहां पे धर्म के आधार पर भी अपने को अलग करने की मांग करते हैं। तो ऐसे वहां पर कई सारी मांगें चलती हैं जिनके समाधान के लिए हमने कई बार बैठकें भी की हैं और आगे भी हमने बैठकें की हैं। अभी नई दिल्ली में इंटेलिजेंस ब्यूरो की भागीदारी में एक अचूक हमने वार्ता की है, हमने बैठक की है। लेकिन देखिए ये केवल अकेली मेज नहीं है, अकेला जगह नहीं है जहां पर इन सब की बातें होती हैं। कई पटलों पर, कई जगहों पर इन सब चीज़ों के बारे में बातें होती हैं, किंतु लेकिन यहाँ पर जो मिश्रण है, यहाँ पर जो एक तरह से देखा जाए जटिलताएं हैं, चाहे वो भू राजनीतिक जटिलताएं हों, चाहे वो भौगोलिक जटिलताएं हों, चाहे वो प्रतिवाद रणनीति की विकास गतिशीलता की चाहे वो जटिलताएं हों, इन सब कारणों की वजह से वो बातचीत सफल नहीं हो पाती, वो बातचीत कहीं अधर में लटकी रह जाती है। इस वजह से समस्या इतनी बड़ी अब बन चुकी है। देखिए नागा विद्रोह की बात करें तो नागा विद्रोह अभी का शुरुआत नहीं है, बल्कि 1963 में नागालैंड राज्य के लिए एक प्रमुख रूप से समायोजन रणनीति जो थी वो सफल हुई थी। उसके बाद से हमने देखा तो तब से ही चल रहा है, और बीच में फिर 1975 में शिलांग समझौता हुआ। जब ये आंदोलन खूब बढ़ गया था, विद्रोह काफी बढ़ गया था, तो 1975 में भारत सरकार जो थी उसने कई वहां पे जो अलगाववादी गुट शामिल थे उनके साथ जो है 1975 में शिलांग समझौता भी किया था, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो वहाँ के सभी संगठनों ने जो है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत आने की कसम भी खाई थी। ऐसा कुछ करके समझौता वहाँ पे हमने 1975 में किया भी था, क्योंकि हमने देखा था कि जो नागा विद्रोही थे या जो नागा अलगाववादी थे उनको भारत सरकार ने तो तवज्जो नहीं दिया, लेकिन जो हमारी चीन और पाकिस्तान सरकार है तो उन्होंने उनको बहुत सहायता प्रदान करी बाहरी, जिसकी वजह से भी उन्होंने भारत का काफ़ी नुकसान किया और काफ़ी लंबा विद्रोह वो कर पाए। अच्छा, इसके अलावा जो म्यांमार देश है, तो म्यांमार में भी इन अलगाववादियों को एक सुरक्षित आश्रय मिला, वहाँ से भी इनको बहुत सहायता मिली, जिसकी वजह से आगे ये बढ़ते चलेगा और इनका कद जो है वो बढ़ता चला गया। देखिए अधिकांश जो वहां पे मैंने बताया ना, अधिकांश जो वहां पे गुट है वो एक अलग राष्ट्र का पक्ष लेते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि वो एक अलग राष्ट्र के रूप में विकसित हो। उनका मत ये है कि भाई भारत सरकार उन पर ध्यान नहीं देती है, जो कि वाकई में ऐसा था शुरुआत में कि हमने जो पूर्वोत्तर के प्रदेश थे वहां पर विकास के कार्यों को ध्यान नहीं दिया या फिर वहां बाकी और चीजों का ध्यान हमने नहीं दिया, तो वो कहते हैं कि हम अपना अलग राष्ट्र बनाएंगे, ठीक है। और जो बाकी कुछ वहां पे गुट हैं वो क्षेत्रीय स्वायत्ता चाहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं यहाँ पर हमारा रूल होना चाहिए, हमें देश से मतलब नहीं है, देश में हम चाहे रहें चाहे ना रहें, यहाँ लोकली हमारी जो फ्रीडम है वो हमें मिलनी चाहिए, यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट है वो हमारी रहनी चाहिए। और कुछ जो है वो अलग अपने धार्मिक कानून भी चाहते हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो इस तरह की वहां पे गतिविधियां लगातार होती रही हैं। 1975 में शिलांग समझौता किया था, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो केंद्र सरकार थी, जो भारत की संघीय सरकार थी या भारत की जो केंद्र सरकार थी, उन्होंने जो है वो नागा संघीय सरकार के अंतर्गत जो है वो वहाँ के विद्रोहियों से, वहाँ के जो अलगाववादी गुट थे उनसे एक समझौता किया था, जिसमें बात की गई थी कि वो सभी गुट जो है वो भारतीय संविधान के वर्चस्व को स्वीकार करेंगे और अपने हथियारों का जो है वो आत्मसमर्पण कर देंगे। तो ऐसा एक शिलांग में समझौता किया गया था, 11 नवंबर 1975 को मेघालय में किया गया था। परंतु इसके बाद भी अगर देखा जाए तो इसका हालांकि इतना कोई प्रभाव दिखाई नहीं दिया, क्योंकि इसके बाद भी लगातार संघर्ष जारी रहा, इसके बाद भी विद्रोह लगातार जारी रहा और कई तरह की मांगे वहां पे जारी रही लोगों की, तो इसका इतना प्रभाव नहीं पड़ा। हालांकि अभी अगर देखा जाए तो 1997 में जब संघर्ष विराम हुआ था और केंद्र के साथ वो शांति वार्ता में थे नागा विद्रोही, उसके बाद जो है वो कहानी थोड़ी सी
ठीक ठाक हुई थी। और लास्ट अगस्त 2015 में एक ऐतिहासिक जो है वो मोदी सरकार जो इस समय थी, और जो वहाँ का एक मुख्य संगठन था नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, या इसको शॉर्ट फॉर्म में NSCN-IM भी बोलते हैं, तो इनके बीच में जो एक समझौता हुआ, तो ये काफ़ी उस समय अच्छी पहल उपलब्धि मानी जा रही थी सरकार की और बाकी लोकल जो सरकार थी उसकी। लेकिन इसके अंतिम समझौते के बाद से थोड़ा सा ये संदेह में है, भ्रम में है कि उसके बाद क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, वो थोड़ा सा नहीं समझ में आ पाया है। हालांकि केंद्र ने फिर बाद में महसूस भी किया ये बात कि यहाँ पर कई सारे संगठन कार्यरत हैं, कई सारे संगठन सक्रिय हैं, तो किसी एक संगठन, एक विद्रोही समूह को विशेषाधिकार देने से या फिर एक समूह के साथ चर्चा करने से बात नहीं बनने वाली है। एक समूह के साथ जो है बात करने से बाकी समूह जो है वो विकृत हो सकते हैं, बाकी समूह जो है परेशानी का सबब बन सकते हैं। इसीलिए फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने 7 अन्य जो विद्रोही समूह थे, नागा विद्रोही समूह थे, उनको भी शांति प्रक्रिया में हिस्सा बनाया, उनके साथ भी जो है उन्होंने समझौता किया। तो इस तरह का वो काम हुआ था। लेकिन जो मुख्य बात थी वहां पर यह थी कि वहां पर एक और मुख्य संगठन है जो न्यूज में रहा था, NSCN खपलांग जो था, जिसके कैडर जो है म्यांमार में होने की सूचना मिली थी, तो वो अभी भी शांति प्रक्रिया से बाहर हैं, वो अभी भी शांति प्रक्रिया में नहीं जुड़ पाए हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर चिंता की बात है जो सरकार को इसके बारे में सोचनी है। अगर हम बात करें कि वहाँ के जो गुट थे, जो अलगाववादी गुट हैं, वो वहाँ पर एक समानांतर सरकार की तरह काम करते हैं और वहाँ पर समानांतर कर संग्रह चलाते हैं। ठीक है, अगर कर संग्रह वहाँ पे चलाते हैं तो वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है सरकार के लिए भी, और वहाँ की लोकल सरकार के लिए भी मुश्किल हो जाती है, और वो कहीं ना कहीं भारत को चोट करते हैं, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी वो चोट करते हैं इस तरह का समानांतर कर संग्रह चलाकर। वहाँ की जो लोकल जनता है वो भी कहीं ना कहीं उनके सपोर्ट में रहती है काफ़ी हद तक, क्योंकि सरकार का भी ध्यान अभी तक कम रहा है। अब हालांकि काफ़ी हम लोगों ने काम शुरू कर दिए हैं वहाँ पर, तो उनका जो है वो जुड़ाव सरकार से वापस बना है, परंतु पहले वहाँ के लोगों का भी जो जुड़ाव था वो वहाँ के सरकार से नहीं हो पाता था। तो इस बात को हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। अच्छा, वहां पे जो वो कर संग्रह चलाते थे समानांतर, उसको विकासात्मक गतिविधियों से इतनी बारीकी से उन लोगों ने जोड़ दिया था कि वहां पर इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा करना बहुत मुश्किल हो जाता था। बहुत ही मुश्किल से इस मुद्दे पर चर्चा वहां पर हो पाती थी कि इन गुटों को यहाँ से हटाना है या नहीं हटाना है, या सरकार को चलाना है, या इस तरह के जो प्रमुख उद्देश्य थे वो वहां पर नहीं हो पाते थे, क्योंकि उन ग्रुप्स ने इस समानांतर कर संग्रह को विकासात्मक गतिविधियों से जोड़ दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था उन लोगों के लिए भी। अगर देखें तो NSCN-IM जो था, प्रमुख गुट जो था, उसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो बस केवल ये था कि जो अनौपचारिक अभ्यास कर रहे हैं वो, उसके लिए औपचारिक मान्यता प्राप्त करना, यानी जो वो कर संग्रह चला रहे हैं उसके लिए एक औपचारिक मान्यता प्राप्त कर लें, बस वो यही चाहता था। तो यही उसकी वार्ता का प्रमुख उद्देश्य था। लेकिन हालांकि वो वार्ता में शामिल नहीं हो पाया। देखिए, ये संप्रभुता का विवाद जो चल रहा है, इस संप्रभुता के बारे में जो बहस चल रही है, ये बहुत पहले से चली रही है। ठीक है, और जो NSCN-IM के जो प्रमुख हैं, जो वहां के नेता हैं, तो वो अपने भाषण में इस बात को जताते हैं कि भाई हमें जो है वो अपना अलग स्टेट चाहिए, हमें जो है अपना वो अलग देश चाहिए, ये वो कहते हैं। ठीक है, अलग अलग ध्वज की मांग करते हैं, वो अलग संविधान की मांग करते हैं। तो वो अपने इन बातों पर कायम है, और इसके साथ साथ जो बाकी भारतीय राज्य हैं सटे हुए नागालैंड से, वो भी प्रभावित हुए हैं, और वो सब मिलकर अभी ग्रेटर नागालैंड की मांग कर रहे हैं, ग्रेटर नागालैंड की मांग कर सकते हैं। तो ऐसा भी सरकार को आशंका है। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम सरकार के सामने आने वाली है। एक और जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है हथियारों के प्रबंधन से संबंधित। ठीक है, जो जो उनके कैडर हैं वो कहते ये हैं कि हम आत्मरक्षा के लिए जो है वो हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हथियारों का हम प्रबंधन कर रहे हैं। लेकिन वो प्रभावशाली जो कैडर है ना, वो नागरिकों को इलाकों में हथियार चलाना सिखाते हैं, जिससे समस्याएं पैदा होती हैं। केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करना बहुत कठिन कार्य होगा कि किस तरीके से सभी हथियार जो है वो अंतिम समझौते के बाद आत्मसमर्पण कर दिए जाएं। ये एक केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ा पॉइंट है, बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि पहले भी ये समझौते हो चुके हैं कि सभी हथियार जो है वो आत्मसमर्पण कर दिए जाएंगे, उनको सरकार को दे दिया जाएगा। परंतु समझौते के बाद भी कई वहां पे लोग ऐसे हैं जो हथियारों के साथ देखे जाते हैं, हथियारों के प्रशिक्षण को लेकर देखे जाते हैं, और हथियारों के प्रबंधन को लेकर देखे जाते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या सरकार के सामने अभी भी है। अगर देखें तो NSCN के साथ जो श्री रवि जी थे, उनकी शांति प्रक्रिया में केंद्र के वार्ताकार के रूप में हटाने की मांग भी की गई थी श्री रवि जी को, क्योंकि वो चाहते थे, यानी जो वहाँ के अलगाववादी ग्रुप हैं वो चाहते थे कि जो रवि हैं उन्होंने जो वार्ताकार की रूपरेखा है उसमें कुछ बदलाव किया है, यानी जिन चीज़ों पर बात करने के लिए सरकार और वहाँ के अलगाववादी गुट तैयार हुए थे, उस रूपरेखा में रवि ने कुछ
चेंजेस किए हैं, उस रूपरेखा को बदल दिया है। तो इस वजह से जो वहाँ के ग्रुप है उन्होंने कहा था कि श्री रवि को जो शांति प्रक्रिया से हम बाहर करें, उनको हटाएं और उनकी जगह किसी और को लेकर आएं, ऐसा भी वहाँ पे कहा गया था। तो ये लेखक ने अपने आर्टिकल में दिया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पेज नंबर 7 पर है, ये जीएस पेपर 1 से संबंधित है। एम्पावर द यूथ फर्स्ट, यानी युवाओं की बात की गई है। देखिए वर्तमान भारत की बात करें तो वर्तमान भारत में जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनना है, तो आत्मनिर्भर बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम जनता यानी यहाँ के जो लोग हैं वो आत्मनिर्भर बने। उनका जो कौशल है, उनका जो प्रबंधन क्षमता है, उनकी जो कार्यशैली है वो आत्मनिर्भर हो, तभी ये भारत जो है आत्मनिर्भर बन सकता है। तो इस लेख में लेखक ने यही कहा है कि किस तरीके से यूथ पर हमें फोकस करना है, किस तरीके से हमारा यूथ यहाँ का जो है वो परेशानियों को झेल रहा है, समस्याओं को झेल रहा है, उससे कैसे निकला जाए, इस बारे में बातचीत की है। कुछ पॉइंट हमें यहाँ से देखने हैं, हम देखेंगे। देखिए अगर हम बात करें कुछ समस्याओं की, तो अभी ये समय ऐसा है जब हमें वाकई में अपने नागरिकों की क्षमताओं को बढ़ाने की आवश्यकता है। चाहे वैश्विक रूप से देखें और चाहे वो हम लोग राष्ट्रीय रूप से देखें, भारत के सामने चुनौतियां बहुत हैं और उसके हिसाब से ही भारत को अपने जो मैन पावर है, जो भारत का जो श्रम शक्ति है, उसको बहुत अधिक उन्नत करने की आवश्यकता है। और इसके लिए युवाओं को सशक्त बनाना आवश्यक है, क्योंकि भारत में युवा जो हैं वो काफ़ी हद तक ज़्यादा हैं। अगर हम 2014 की राष्ट्रीय युवा नीति की बात करें तो 15 से 29 वर्ष के बीच के जो लोग हैं उनको हमने युवा माना है। और भारत में अगर देखा जाए तो 15 से 29 वर्ष के लोग जो है वो 27.5% की आबादी में है। तो ये काफ़ी बड़ी आबादी है जिसको भारत को देखना होगा, और इसका कैसे उपयोग किया जाए, कैसे इसको कौशल विकास से संबंधित किया जाए, वो भारत सरकार को देखना होगा। तभी हम लोग आत्मनिर्भर राह की ओर बढ़ सकते हैं। अगर एनवाईपी की रिपोर्ट देखें, राष्ट्रीय युवा नीति की रिपोर्ट देखें, तो केंद्र सरकार ने हालांकि कई क्षेत्रों में, जैसे चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो कौशल विकास का क्षेत्र हो, चाहे वो रोजगार का हो या स्वास्थ्य देखभाल का हो या कुछ भी और भी हिस्से हो, तो उसमें प्रति युवा लगभग लगभग 2710 रुपए खर्च करती है सरकार। और इस तरीके से जो कुल खर्च राशि आती है वो 90,000 करोड़ रुपए होती है। ये बड़ी राशि है, लेकिन अगर हम देखें तो ये टोटल जो खर्च है ये हमारा जीडीपी का 1% से भी कम है। और अगर हम देखें कि जितनी उनकी आबादी है, यानी वो 27.5% की आबादी में हमारे पास हैं, और 27.5% आबादी के लिए अगर हम जीडीपी का 1% भी खत्म नहीं करते हैं, खर्च नहीं करते हैं, तो ये वाकई में उनकी क्षमता के लिए, उनकी आबादी के लिए बहुत अनुरूप नहीं है, यानी कम है। सरकार को और भी बजट अलोकेट करना चाहिए इन युवाओं के लिए, उनके विकास के लिए। अगर हम विश्व बैंक की एक रिपोर्ट का हवाला लें तो विश्व बैंक कहता है कि हर साल जीडीपी के 4% तक बच्चों पर और युवाओं पर खर्च होना चाहिए, उन पर निवेश होना चाहिए। लेकिन अभी भारत में जो है वो 4% से कम खर्च हो रहा है, जो कि हमने देखा अभी। तो ये भी एक रिपोर्ट भारत को थोड़ा सा मुश्किल में डालने वाली, चिंताओं में डालने वाली है। अगर इसमें भी देखें जो 1% खत्म हो रहा है, इसमें भी देखें तो 0.6% ही है जो बेरोजगारी पर खर्च हो रहा है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट से युवाओं को हटाने में जो खर्च हो रहा है वो 0.6% ही है, जो काफी हद तक कम है। भारत सरकार को इस पर ध्यान देने की काफी आवश्यकता है अगर वो चाहती है कि भारत जो है आत्मनिर्भर बने और भारत विश्व के गणमान्य जो देश हैं उनके साथ खड़ा हो और आगे भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार हो। तो यहाँ पर युवाओं के लिए निवेश बढ़ाने की आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो स्वास्थ्य का हो, चाहे वो तकनीक का हो, चाहे वो कौशल का हो, किसी भी चीज का हो। अगर भारत सरकार की देखें तो भारत सरकार की जो श्रम शक्ति में भागीदारी है वो 2017-18 तक करीब 38.3% रही है। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है जिसके बारे में भारत सरकार को सोचना पड़ेगा। देखिए अगर भारत हम देखें कि जो स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया रिपोर्ट है 2018 की, उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो बेरोजगारी दर को हम लोग करीब करीब 18.3% तक होने का उसमें अनुमान दिया गया है, जिसमें जो 30% युवा हैं वो ना तो रोजगार में हैं और ना ही शिक्षा की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा भारत में कहा गया कि 33% जो हैं वो कुशल युवा बेरोजगार हैं, यानी उनके पास कोई ना कोई हुनर है बट उनके पास काम नहीं है, कोई उनके पास कार्य नहीं है, तो वो भी बेरोजगार की श्रेणी में आते हैं। तो ऐसा एक बड़ा आंकड़ा हमारे पास है। अगर संख्या से जुड़े तो 3.47 करोड़ रुपए युवा ये हो जाते हैं जो 18.3% की बेरोजगारी दर के अंतर्गत आते हैं।
उसके ऊपर भी अगर देखें तो कोविड 19 का काल चल रहा है, कोविड 19 का समय चल रहा है, तो इस समय भी करीब करीब जो है 14 करोड़ नौकरियों के जाने का या नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें से केवल 2.7 करोड़ ऐसे हैं जो युवा वर्ग से संबंधित नौकरियां होंगी, उनकी नौकरियां भी जाने की कगार पर हैं। तो ऐसी बड़ी समस्याएं भारत के सामने इस समय हैं, इन पर काम करने की भारत को सबसे अधिक आवश्यकता है, क्योंकि भारत को अगर इन चुनौतियों से कोई निकाल सकता है तो भारत की जनसंख्या है, जो कुशल जनसंख्या है, जो यहाँ की काबिल जनसंख्या है, वही उसको यहाँ से निकाल सकती है, और उसमें युवाओं का एक बड़ा योगदान है। इस पर भारत सरकार को ध्यान देने की बहुत बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जो भारत को ध्यान देना होगा। अगर देखें तो यहाँ से निकलने के लिए भारत सरकार के पास कई सारे कार्यक्रम हैं, कई सारे पॉइंट हैं जिनसे भारत सरकार यहाँ से निकल सकती है। अगर देखें तो 1991 के बाद से भारत सरकार के पास जनसांख्यिकीय लाभांश काफ़ी रहा है, और अगर आगे देखें तो भारत के पास लगभग लगभग 1 दशक का समय है, जिसमें भारत ऐसे कार्य करके अपने आप को इस कहानी से निकाल सकता है, इस परेशानी से निकाल सकता है, और भारत के युवाओं के लिए हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं। देखिए, यूरोपीय संघ में जब 2010 के समय पे लगभग लगभग 20% युवा बेरोजगारी की दर थी, उस समय वहाँ पे कार्यक्रम चला था जिसे हमने बोला था यूरोपीय संघ युवा गारंटी कार्यक्रम, ऐसा करके हमने बोला था। तो बिल्कुल वैसा ही कुछ कार्यक्रम भारत में भी लाने का इस समय उपयुक्त समय है, बिल्कुल सही समय है कि हम लोग भारतीय युवा गारंटी कार्यक्रम की यहाँ पे शुरुआत करें, और सभी युवाओं को रोजगार की गारंटी दें, उनको कौशल की गारंटी दें। इस तरह की गारंटी कोई कार्यक्रम हम चलाएं, जिस तरह का मनरेगा कार्यक्रम हम चलाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां रोजगार के लिए वहां पे गारंटी कानून चलता है, तो ऐसे पूरे देश में इसको लागू करने की अभी आवश्यकता हो गई है। एक वैधानिक समर्थन के साथ युवाओं के लाभकारी और उत्पादक जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए एक सुविधाजनक ढांचे का निर्माण करना बहुत अधिक आवश्यक है, जो भारत को आगे कुछ क्षेत्रों में कार्य करने के लिए उपयुक्त बना सकता है। देखिए, इस समय राजकोषीय तनाव है, राजकोषीय घाटा है, बजटीय संसाधन आवंटित करने के लिए सरकार को मुश्किल होती है, लेकिन वहाँ पे हमें एक ऐसा तरीका या ऐसा एक युवा घटक बनाना ही होगा, जो अनुसूचित जातियों या जनजातीय उपयोजनाओं के लिए विशेष घटक योजना के तर्क पर एक अलग तरह का धन विशिष्ट प्रतिशत निर्धारित करे। यानी सरकार को ये निश्चित करना पड़ेगा कि एक विशेष प्रतिशत में जो धन है, वो जीडीपी का जो है वो इन युवाओं के ऊपर खर्च हो, ताकि ये युवाओं अलग तरह के प्रोग्राम में अपने आप को जस्टिफाई कर पाएँ और अलग तरह के प्रोग्राम में अपने आप को आगे लेकर आ पाएँ। ऐसा इस लेख में लेखक ने बताया है। जो भी युवा घटक योजनाएँ हैं, जो युवाओं के लिए योजनाएँ हैं, वो निश्चित ही राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों या केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा तैयार की जाएँगी, ताकि जो उप-क्षेत्रीय आवश्यकताएँ हैं, उसके आधार पर भी जो युवा हैं, वो आबादी के प्रतिशत के लिए आनुपातिक और लाभ के प्रवाह चैनल को बनाया जा सके। यानी जहाँ पर जितनी आबादी है, उतनी आबादी के हिसाब से वहाँ पर खर्च किया जाए, जितने युवा हैं, उनके हिसाब से वहाँ पे खर्च किया जाए, क्षेत्रों के हिसाब से ही खर्च किया जाए, ऐसा हमें एक बजटीय योजना बनानी पड़ेगी। लेकिन देखिए, एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि आईवाईजी यानी जो इंडियन युवा गारंटी प्रोग्राम है, ये केवल एक बजटीय योजना होकर ना रह जाए। यानी इसका इम्प्लीमेंटेशन, जैसा कि मैंने बताया आपको कि भारत में इम्प्लीमेंटेशन होना, भारत में क्रियान्वयन होना बहुत मुश्किल हो जाता है। सारी योजनाएँ बनती हैं कागज़ों पे, पर उसको ज़मीन पर लेकर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो भारतीय युवा गारंटी जो प्रोग्राम है, ये केवल एक बजटीय योजना बन के ना रह जाए, बल्कि एक निश्चित समय के भीतर, एक निश्चित समय सीमा के अंतर, जो कॉलेज से स्नातक करने वाले युवा हैं, या जो नौकरी गंवाने वाले युवा हैं, या जो अपनी शिक्षा और अनुभव के अनुकूल एक अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरी पाने वाले युवा हैं, इनको एक अच्छा माध्यम प्रोवाइड कराए ये योजना। इनको तुरंत ही जो है वो नौकरी खोजने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने वाली योजना हो, ऐसा सरकार को ध्यान में रखना होगा। तभी भारत को हम इन इन परिस्थितियों से, विकट परिस्थितियों से निकाल सकते हैं, और तभी यहाँ का युवा जो है अपने आप को साबित कर सकता है। देखिए, मौजूदा युवा योजनाओं को और कुशल बुनियादी ढांचे को उद्योग के लिए सशक्त बनाने और सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है, ताकि उस माहौल का युवा फायदा उठा सकें। युवाओं के सामने कई सारे विचार हों, कई सारे विकल्प हों, जिससे वो, चाहे वो उद्योग का रास्ता हो, चाहे वो और भी तकनीक का रास्ता हो, उसमें अपने आप को साबित कर सकें, और उसमें अपने आप को निश्चित ही आगे बढ़ाने में अपना सहयोग कर सकें। ऐसी सरकार को यहाँ पर आवश्यकता ज़रूर है कि वो ऐसे कार्य ज़रूर करे, ऐसा लेखक ने अपने इस आर्टिकल में कहा है। देखिए, पहले हमने पढ़ा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून जो है, वो अभी ग्रामीण आजीविका सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में बहुत प्रभावी रहा है, हमको मालूम है। लेकिन फिर भी श्रम बल के लगभग इससे 4% युवा ही इससे प्रभावित हुए हैं। इसके बाद के जो बाकी लोग हैं, वो इससे प्रभावित नहीं हो पाए हैं। तो अभी क्या है, ग्रामीण युवा रोजगार को मनरेगा के साथ जोड़ा जाना चाहिए, ऐसा सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना है, इस आर्टिकल में लेखक ने ये कहा है। अर्थव्यवस्था में अगर
तेजी से बदलाव देखते हुए युवा बेरोजगार को दूर करने के लिए हमें इस समय जो राष्ट्रीय युवा गारंटी कार्यक्रम है उसको लागू करने की बहुत बहुत आवश्यकता है, जिससे सब पूरे देश में ये काम फैले और पूरे देश के जो युवा हैं वो इस तरह से इस कार्यक्रम में जुड़ पाएं और अपने आप को साबित कर पाएं, ताकि वो देश की अर्थव्यवस्था में भी आगे काम में आ पाएं और देश की अर्थव्यवस्था को भी आगे ले जाने में अपना सहयोग कर पाएं। इसके लिए सरकार को यहाँ पे एक गारंटी देने की आवश्यकता है युवाओं को, ताकि वो भी अपने आप में एक विश्वास ले पाएं। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस एक देख लेते हैं, जो प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न है वो देख लेते हैं एक बार हम। तो क्वेश्चन है ये, मानव पर निम्न में से एक सही कथन का चुनाव करना है। तो मानव पर कीटाणुनाशक का छिड़काव शारीरिक नुकसान करता है किंतु मानसिक नुकसान नहीं करता। देखिए अभी आपने देखा होगा कोरोना पीरियड में कई जगह आपने देखा होगा, जब हम किसी संस्थान में अंदर जाते हैं तो वहां पर गेट पर ही एक एक रास्ता होता है, एक सुरंग टाइप की होती है, जिसमें हम पर जो है वो सैनिटाइजर यानी कीटनाशक का छिड़काव होता है, ताकि अगर वायरस कहीं से आया हो हम पे तो वो अंदर ना जाए। ऐसा उसके विषय में क्वेश्चन है ये। तो मानव पर कीटाणुनाशक का छिड़काव शारीरिक नुकसान करता है किंतु मानसिक नुकसान नहीं करता, क्या ये बात सही है? दूसरा, कीटाणुनाशक छिड़काव से त्वचा व श्वसन मार्ग प्रभावित होते हैं, क्या ये बात सही है? और तीसरा, कीटाणुनाशक के छिड़काव से शरीर के भीतर स्थित कोरोना वायरस निष्क्रिय हो जाता है, क्या ये बात सही है? इनमें से कौन सी बात सही है? तो अगर आपको बताऊं तो ये इसमें से केवल बा यानी जो बी वाला ऑप्शन है यही सही है, जो हमारे छिड़काव से त्वचा और श्वसन मार्ग हैं वो प्रभावित होते हैं। तो कहां से आया है क्वेश्चन, क्यों हमने लिया, तो इसके लिए एक आर्टिकल हमें देखना पड़ेगा। हमारे हिंदू पेपर में आज पेपर में एक आर्टिकल आया है, स्प्रेइंग डिसइंफेक्टेंट ऑन पीपल टू फाइट वायरस कोरोना नॉट रिकमेंडेड। यानी सरकार ने कहा है कि इस तरह की कोई भी सूचना, इस तरह का कोई भी आदेश सरकार ने नहीं दिया है कि जिसमें हमने कीटनाशक के छिड़काव की बात की हो, यानी छिड़काव के लिए हमने कोई आदेश यहाँ से कोई पारित नहीं किया है, ऐसा सरकार ने कहा। सरकार ने कहा कि जो मानव पर कीटाणुनाशक का छिड़काव है उससे शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक मनोवैज्ञानिक दोनों प्रकार के जो है नुकसान होते हैं। ये केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया और सुप्रीम कोर्ट ने इसी वजह से इस बात की थी कि क्यों लोगों पर ये कीटाणुनाशक का छिड़काव हो रहा है, क्या इससे वायरस मर रहा है या नहीं मर रहा है। तो अपने मंत्रालय ने इसको स्पष्टीकरण इसका दिया था। देखिए कार्यक्षेत्र हो, सार्वजनिक स्थान हो या कहीं भी कोई रासायनिक या कार्बनिक कीटाणुनाशक स्प्रे करने के लिए किसी भी कीटाणु शोधन का उपयोग करना, इसकी स्थापना करना, उत्पादन करना, इसके लिए कोई भी सलाह या कोई भी दिशा निर्देश या कोई भी विज्ञापन जारी नहीं किया गया है, ये मंत्रालय का कहना था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि चाहे घर के अंदर हो चाहे बाहर हो, दोनों ही जगह अगर ये रासायनिक या कार्बनिक कीटाणुनाशक का छिड़काव करते हैं तो कोरोना वायरस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर वो हमारे अंदर आ गया है तो वो इससे नहीं मरता है, वो इससे कोई भी उसका प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए इस छिड़काव को करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, बल्कि उल्टा और इस छिड़काव से जो हमारे त्वचा और श्वसन मार्ग हैं वो भी प्रभावित हो जाते हैं, उनमें भी कुछ परेशानी होने की संभावना रहती है। इस तरह का इन्होंने पूरा अपना स्पष्टीकरण दिया है। तो ध्यान रखिए दोनों ही प्रकार के नुकसान होते हैं, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही प्रकार के नुकसान यहाँ पर होते हैं। कुछ ऐसी ही बात मास्क को लेकर भी उठी थी बीच में कि मास्क अधिक लगाने से नुकसान भी हो रहे हैं। अस्थमा की प्रॉब्लम लोगों में 3-4 महीने अगर लगातार लगा रहे हैं, रोज 7 से 8 घंटे लगा रहे हैं, तो उसमें अस्थमा की प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। तो ऐसी याचिकाएं भी, ऐसी बीच में भी बातें उठी थी, तो काफी मंत्रालय ने उस पर अपना स्पष्टीकरण दिया है, इसलिए हमने ये प्रश्न यहाँ पर देखा। देखिए जो अपना विश्व स्वास्थ्य संगठन है यानी जो WHO है, तो वो भी उसमें भी जो है निगरानी समूह की बैठक 4 अप्रैल को हुई थी। उसमें भी यही निष्कर्ष निकाला गया था कि बाहरी छिड़काव जो है उस वायरस को नहीं मारता है जो पहले से प्रवेश कर चुका है। यानी आपके अंदर अगर वायरस आ चुका है तो बाहरी कितना भी आप छिड़काव कर लीजिए वो उस वायरस को नहीं मारेगा, वो तो अंदर आपके आ ही चुका है और उसको अब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए किसी भी तरह के छिड़काव की आवश्यकता को मना कर दिया गया, कि उसको कर दिया गया कि ऐसी कोई छिड़काव की आवश्यकता नहीं है जो हमें नुकसान कर रही है और वायरस से भी नहीं बचा रही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, केंद्र ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन किरण को देश भर में शुरू किया, जिसके द्वारा चिंता तथा तनाव से ग्रसित लोगों की सहायता की जाएगी। यह हेल्पलाइन किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो अभी क्योंकि कोविड-19 से काफी लोग प्रताड़ित हैं, इस समय काफी लोग परेशान हैं, मानसिक रूप से भी उनमें थोड़ी सी तनाव आ गया है, तो उनको सही करने के लिए हमारा जो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय है, इसने एक हेल्पलाइन किरण को शुरू किया है। तो उसके बारे में एक आर्टिकल हमारे पेपर में आया आज, तो देखते हैं उसके बारे में। तो ये 24 घंटे 7 दिन के टोल फ्री मेंटल हेल्थ रिहैब हेल्पलाइन शुरू की हमारे गवर्नमेंट ने। देखिए इसको नाम दिया गया किरण, ठीक है।
और इसमें बेसिकली क्या है कि किरण एक टोल फ्री नंबर है। अगर आप किसी भी तरह की मानसिक तनाव या किसी भी चिंता से ग्रस्त हैं या फिर किसी भी तरह के मानसिक तनाव से आप गुजर रहे हैं, तो आप इस पर कॉल करके जो वहाँ पे मनोचिकित्सक हैं, जो वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, उनकी सहायता ले सकते हैं। वो आपको फ़ोन पर इसके लिए सहायक चीज़ें प्रदान करा सकते हैं। तो ऐसा ये इसमें आपको बताया गया। देखिए, अगर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की बात करें तो उसने घोषणा की थी कि ये मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन देश भर में लैंड होगी, देश भर में जो है वो लॉन्च होगी और ये इसको इस नंबर पे कॉल करके हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका मकसद केवल एक ही था कि जो मानसिक बीमारियों की बढ़ती हुई घटनाएं हैं, उनको देखते हुए शुरू किया गया था ताकि प्रारंभिक स्तर पर हम लोगों को मानसिक तनाव और चिंताओं से मुक्त करने वाला माहौल दे सकें। देखिए, हम लोग का जो जीवन है आजकल का वो इस तरह का हो गया है कि वहाँ पर तनाव की शिकायतें देखने को बहुत अधिक मिल रही हैं। वहाँ पर जो मानसिक दबाव है वो लोगों में अधिक है, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, आर्थिक रूप से हो सकता है या सामाजिक रूप से दबाव हो सकता है या किसी भी और रूप से जो हमारे मस्तिष्क पर पड़ने वाला दबाव है वो हमारी मानसिक स्थितियों को विकृत करता है। इसी वजह से ये मंत्रालय ने शुरुआत की है। खास करके जो कोविड-19 महामारी के दौरान हमारे साथ हुआ, कई लोगों की नौकरियाँ चली गईं तो इस वजह से वो डिप्रेशन में आ गए, तनाव में आ गए। कई लोगों के घर छूट गए, इस वजह से वो लोग तनाव में आ गए। कई लोगों के अपने जो है वो छूट गए कहीं पे, तो इस वजह बहुत सारे कारण थे जिनकी वजह से लोग जो है तनाव में आए। तो इस वजह से ये सरकार ने किरण हेल्पलाइन शुरू की है ताकि लोग अपनी सहायता कर सकें और अपनी मानसिक स्थितियों को सही कर सकें। अगर सर्वेक्षण की बात करें तो भारत में अभी देखा जाए तो 10.6% एडल्ट यानी वयस्कों को और 7.3% किशोरों को मानसिक बीमारी का सामना करना पड़ा है। तो ये एक बड़ा आंकड़ा है। हमारा देश में अगर ऐसी बात है तो बड़ा आंकड़ा हो जाता है। इतने सारे लोग अगर मानसिक बीमारियों से ग्रसित रहेंगे तो देश का आगे कोई भी विकास होना संभव नहीं है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था में वयस्क और किशोरों का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो अगर ये मानसिक रूप से अपंग हो जाएंगे तो फिर देश के लिए बहुत आगे मुश्किल होने वाली है। अगर इस हेल्पलाइन की बात करें तो 13 भाषाओं में इसको उपलब्ध कराया गया है ताकि पूरे देश में ये अवेलेबल रह सके, पूरे देश में हर जगह के लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और 668 करीब मनोचिकित्सक जो हैं वो स्वयंसेवक यानी वॉलंटियर के रूप में यहाँ पे होंगे, जो अलग-अलग तरह की सलाह और परामर्श देंगे अपने जो ग्राहक होंगे यानी जो मरीज होंगे यानी जो जिनको कोई भी तनाव की स्थिति होगी तो वो इनको देंगे अपना परामर्श और सलाह कि किस तरह से ट्रीटमेंट करा जाए, किस तरह से इन चीज़ों से बचा जाए। तो ऐसी हेल्पलाइन शुरू की गई थी हमारी सरकार के द्वारा। देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट एंड द इन्फोर्समेंट विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज की जो हेड हैं डॉक्टर अमृता सहाय, उन्होंने भी कहा था कि हमारे पास कई स्कूल और कॉलेजेस से कई तरह के कॉल आ रहे थे पहले ही, जिसमें छात्र जो हैं वो चिंताजनक हो गए हैं, छात्रों की स्थिति वो काफ़ी मानसिक चिंताओं से ग्रसित हो गए हैं अपने एग्जाम को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर या और भी तमाम चीज़ें थी। तो उनके पास ऐसा कॉल आ रहा था तो उन्होंने भी ये अपनी बात को दिया। इसके अलावा जो दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय विकलांग जो व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान है, उसकी डॉक्टर मीता सिंघल ने भी यही कहा था कि जो विकलांग व्यक्तियों से जुड़ी जो महामारी से स्थिति चिंताजनक हो गई है, तो इसके लिए हमें हेल्पलाइन से उनके तक पहुंचना ही पड़ेगा। हमको कोई ना कोई जरिया चाहिए जिससे मनोवैज्ञानिक जो है वो ऐसे लोगों के व्यायाम या और भी चीज़ों के बारे में उनको सहयोग कर सकें, उनको सहायता दे सकें और फिर उनको एक परामर्श दे सकें। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही कथन का चुनाव करना है। पहला, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर 65.47% है। दूसरा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर 82.13% है। तीसरा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर में केरल सबसे ऊपर है। और चौथा, भारत में कुल साक्षरता दर 2011 जनगणना के अनुसार लगभग 75% है। तो चारों ही ये सही हैं, चारों ही 2011 की जनगणना के अनुसार सही हैं। तो अपने आज हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं उसका एक रीज़न है। आज 8 सितंबर है और आज हम अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। तो 1966 में यूनेस्को के सामान्य सम्मेलन में 14वें सत्र में इस दिवस को हमने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया था और 1967 में इसको पहली बार मनाया गया था। उसके बाद से इसको लगातार मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मनाने का केवल यही है कि जो व्यक्ति हैं, जो समुदाय हैं या फिर जो समाज है, उसमें साक्षरता के महत्व को उजागर करें, साक्षरता के इंपॉर्टेंस को बताएं लोगों तक, ताकि अधिक से अधिक लोग साक्षर हो सकें और अधिक से अधिक लोग जो है वो शिक्षा के बाद देश के और विश्व के कल्याण में अपना योगदान दे सकें। देखिए, शिक्षा वाकई में एक बुनियादी चीज़ है, एक बेसिक चीज़ है जिसकी ज़रूरत हम सभी को है। अगर शिक्षा साक्षरता हमारे पास नहीं होगी तो हम सिवाय मनरेगा में गड्ढे खोदने के अलावा कोई काम नहीं कर सकते।
तो इसकी हमें काफ़ी आवश्यकता है। और अगर साक्षरता नहीं होगी तो हम देखें कि किसी भी तरह का विकास या किसी भी तरह की उन्नति समाज की नहीं हो सकती है। इसीलिए केवल इसको महत्व को उजागर करने के लिए हमने ये दिवस मनाने का फैसला लिया। 1967 से इसको हमने पहली बार मनाना शुरू किया। देखिए, इसमें साक्षरता के जो एजेंडे हैं, उसमें अधिक साक्षर और टिकाऊ समाज की ओर अग्रसर करने के लिए हमको प्रेरित किया गया है। यानी जो यूनेस्को ने अपने एजेंडे बनाए, उसमें यही था कि किसी भी तरह से हम कौन-कौन से तरीके अपनाएँ, जिससे जो विश्व है, जो समाज है, वो साक्षरता के अलग-अलग आयामों पर अग्रसित हो। अगर देखें इस समय वर्तमान की बात देखें, तो करीब-करीब पूरे विश्व में 773 मिलियन ऐसे वयस्क हैं, जिनके साथ आज भी साक्षरता की चुनौतियाँ हैं, यानी वो आज भी साक्षर नहीं हैं। उनमें बुनियादी साक्षरता कौशल की भी कमी है। तो ऐसे इतने लोग अगर हैं तो आप सोचिए कि इनको जीवन यापन कितना मुश्किल होता होगा, इनके लिए रोजगार के अवसर कितने कम हो जाते होंगे। तो ऐसा कई बड़ी समस्या हमारे सामने है। सरकार ने इसी पर काम करने के लिए इसको दिवस को मनाने की बात की है। अगर 2020 की बात कर लें तो जो 2020 में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है, उसकी जो थीम रखी गई है या उसमें जो काम करना गया है, वो 3-4 चीज़ों पर ध्यान करा गया है। एक तो शिक्षण, यानी जो सिखाने पर ध्यान केंद्रित करना है, यानी चीज़ों को सिखाना है, केवल पढ़ाना नहीं है। यूनेस्को ने कहा कि इस बार हमें ध्यान देना है कि चीज़ें जो हैं बच्चे सीखें या लोग जो हैं वो सीखें, केवल पढ़ें नहीं। जिससे सीखेंगे तो वो आगे उसके प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, आगे उसको प्रैक्टिकली भी उसका प्रयोग कर सकते हैं। जबकि किताबी ज्ञान हम जानते हैं कि इतना प्रैक्टिकली प्रयोग नहीं कर सकते जब तक उसका प्रयोगात्मक रूप से हमने प्रयोग ना कर लिया हो। दूसरा कि शिक्षकों की जो भूमिका है और जो बदलती शिक्षाओं का दौर चल रहा है, उस पर भी इस बार हमें ध्यान देना है। यानी किस तरीके से हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बदलें, किस तरीके से उसमें सुधार करें और किस तरह से शिक्षकों की भूमिका तय हो, शिक्षक जो है किस लेवल पर जाकर काम करें, इस बात को भी हमें इस बार ध्यान देना है 2020 के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के थीम के अंतर्गत। तो मुख्य अगर देखें तो मुख्य इस विषय में सीखने पर ही हमें ध्यान देना है। सीखने किस तरीके से हम युवाओं को या बच्चों को जो है, वयस्क को जो है, वो उनका ध्यान सीखने पर केंद्रित करें, वो अधिक से अधिक चीज़ों को सीखें और उनको प्रयोगात्मक दृष्टि से अपने जीवन में अपनाएं। तो ऐसा हमने इसमें थीम में रखा है। देखिए, कोविड-19 के दौरान हमने देखा कि कई देशों में, लगभग अधिकतर देशों में शिक्षा की गतिविधियाँ प्रचालित नहीं हो पाईं, शिक्षक गतिविधियाँ नहीं हो पाईं। और अगर देखें तो उसमें बहुत बड़ी संख्या में ऐसे वयस्क थे जो साक्षरता कार्यक्रम में अनुपस्थित थे। यानी बच्चों के लिए तो कहीं न कहीं हमने कुछ काम किया, बट जो वयस्क थे, जो वयस्क लोग थे या जो और भी लोग थे, उनके लिए शिक्षा गतिविधियाँ बंद रहीं। तो इसका भी एक बहुत नेगेटिव यानी ऋणात्मक प्रभाव पड़ा। तो 2020 में इस बात को भी हमने देखना है, इस बात पर भी चर्चा करनी है कि कैसे हम लोग महामारी के बाद इन चीज़ों के लिए अवसर प्रदान करें और कैसे जो आगे स्थितियाँ बनने वाली हैं उसके लिए युवाओं को, विशेषकर वयस्कों को जो है वो हम तैयार करें, किस तरह से वो आगे आने वाली स्थितियों का सामना करें, या किस तरीके से हमारी जो शिक्षा है, जो आगे शिक्षा पद्धति है, वो प्रभावी रह सके। हम इस बारे में भी इस बार बात करने वाले हैं 2020 के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम दिवस की थीम के अकॉर्डिंग। देखिए, भारत में अगर बात करें तो भारत में साक्षरता की बात करें तो अभी देखिए भारत में साक्षरता दर काफ़ी सुस्त रही है। 2011 की अगर बात कर लें तो 2011 में जो साक्षरता दर में वृद्धि थी वो केवल 9.2 प्रतिशत की ही वृद्धि को हमने देखा था, तो काफ़ी कम थी ये। अगर भारत की दृष्टि से बात करें, भारत एक विशाल देश है और बहुत सारी अवसरों का देश है। यहाँ पर देखा जाए तो भारत अभी वैश्विक रूप से भी काफ़ी आगे बढ़ चुका है, तो उसमें भी भारत को चाहिए कि भारत में साक्षरता की दर बहुत तेज़ी से और बहुत तेज़ी से बढ़नी चाहिए। देखिए, 1990 का अगर हम लेके एक विश्लेषणात्मक अध्ययन देखें तो जितनी भारत की जनसंख्या है और जिस तरीके से भारत की साक्षरता दर की प्रगति है, तो 2060 तक अनुमान लगाया गया है कि 2060 तक भारत जो है वो पूर्ण रूप से शिक्षित यानी साक्षर देश बन जाएगा, अगर इसी गति से आगे भी होता रहा। तो अगर गति बढ़ती है तो हम इस लक्ष्य को पहले भी हासिल कर सकते हैं। कुछ आंकड़ों की बात कर लें तो भारत की साक्षरता दर अभी 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 75% है, जिसमें केरल की जो है वो 93.91% है। इसके अलावा जो बिहार है वो इस समय सबसे कम साक्षर है, जिसकी जो साक्षरता है वो केवल 63.82% है। देखिए, भारत में लैंगिक असमानता भी है साक्षरता की दृष्टि से। अगर देखें तो 2011 की बात कर लें तो 2011 में जो पुरुष थे उनकी साक्षरता दर 82.13% थी और जो महिलाओं की थी वो केवल 65.47% ही थी। तो ऐसा एक लैंगिक भेदभाव हुई है। हालांकि अगर बात करें तो पुरुष साक्षरता में जो वृद्धि हुई है वो केवल 6.9
प्रतिशत की रही है, जबकि महिला साक्षरता में जो 2001 से लेकर 11 तक वृद्धि हुई है वो 11.8 हुई है। इसका मतलब महिलाओं की साक्षरता में पुरुषों की साक्षरता से अधिक तेजी से विकास हो रहा है, तो ये एक अच्छी बात है भारत के संदर्भ में। लेकिन भारत को अभी और भी अधिक प्रयास करने होंगे जिससे साक्षरता दर को और अधिक सुधारा जा सके। देखिए, साक्षरता की परिभाषा एक मैं बता दूं कि भारत में साक्षरता की दर को अगर देखें तो साक्षर व्यक्ति वह है जो अपना नाम लिखना जानता है। ठीक है, तो उस व्यक्ति को हम साक्षर बोल देते हैं, तो ये भी आपको एक पता होनी चाहिए बात। साक्षर व्यक्ति वह है जो अपना नाम लिखना पढ़ना बोलना जानता है, तो उस व्यक्ति को हम साक्षरता की दर में शामिल कर लेते हैं, उसको साक्षरता की श्रेणी में शामिल हम लोग कर लेते हैं। आगे बात करें अगले प्रश्न की, तो एक ओपन मार्केट ऑपरेशन केंद्रीय बैंक द्वारा एक बैंक या बैंकों के समूह को अपनी मुद्रा में तरलता देने की गतिविधि है। इसके संबंध में सही कथन चुनना है। अर्थात जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, मैं समझा दूं आपको, ये एक विधि है जिसके द्वारा जो केंद्रीय बैंक है वो बाकी जो बैंक हैं उसमें मुद्रा की तरलता जो है उसको लेने देने की गतिविधि है। तो इसके संबंध में सही कथन आपको चुनना है। पहला, मुद्रा के उपयोग पर नियंत्रण के लिए है। दूसरा, इसका प्रयोग मुद्रा की उपलब्धता पर नियंत्रण के लिए होता है। तीसरा, बाजार में वस्तुओं की आपूर्ति पर नियंत्रण के लिए है। या चौथा, यह बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों के मूल्यों पर नियंत्रण के लिए है। तो सही आंसर इसका पहला है कि यह मुद्रा के उपयोग पर नियंत्रण के लिए है। तो कहां से प्रश्न आया एक बार देख लेते हैं। हमारे हिंदू पेपर में आज एक आर्टिकल आया है, उसके संबंध में यह है, आरबीआई टू बाय सेल द जीसेक वर्थ ₹10,000 करोड़। यानी आरबीआई ने अभी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं, उनमें 10,000 करोड़ रुपए की प्रतिभूतियां जो है वो खरीदने का आरबीआई टू खरीदने का और बेचने का निर्णय लिया था। 31 अगस्त को ये सरकार ने आरबीआई ने निर्णय किया था कि वो 20,000 करोड़ की जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं उनकी नीलामी होगी, उनको हम लोग बेचेंगे खरीदेंगे। वो 2 राउंड में चलेगा, 10-10 हजार के 2 उसमें राउंड चलेंगे जिसमें हम लोग ऐसा काम करेंगे। तो पहली जो नीलामी होनी थी वो 10 सितंबर को होनी है और दूसरी जो होनी है वो फिर 17 सितंबर को आयोजित होनी है, जिसमें 10-10 हजार की जो करोड़ की जो भारत सरकार की प्रतिभूतियां हैं उनकी जो खरीद और बिक्री होगी वह यहाँ पे काम किया जाएगा। अब देखिए, अगर इसकी बात करें तो ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है आप एक बात समझिए। देखिए, जैसे आरबीआई है, आरबीआई क्या करता है, आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति के द्वारा बाजार में जो मुद्रा की तरलता है यानी मुद्रा की आपूर्ति जो है उस पर नियंत्रण करता है और उसके उपयोग पर नियंत्रण करता है। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि मुद्रा जितनी अधिक तरल होगी, मुद्रा का अधिक प्रभाव अगर मार्केट में होगा तो मार्केट में मांग भी अधिक हो जाएगी, और जितनी अधिक मांग होगी तो उतनी ही जो मुद्रास्फीति है यानी जो महंगाई है वो उतनी ही अधिक होगी। अर्थात अगर मार्केट में आपको मुद्रास्फीति दर को नियंत्रित रखना है तो मुद्रा के प्रवाह को भी नियंत्रित रखना होगा। ये बिल्कुल सीधा सीधा हिसाब है। जैसे मेरे पास अगर 100 रुपए हैं तो मैं 100 रुपए अधिकतम खर्च कर सकता हूं। अगर मेरे पास 10 रुपए हैं तो मैं अधिकतम 10 रुपए खर्च कर सकता हूं। अर्थात जितनी मुद्रा अधिक होगी उतनी ही मैं मार्केट में, उतनी ही बाजार में अधिक मांग करूंगा, और जितनी मांग अधिक होगी उतनी ही मुद्रास्फीति दर जो होगी बढ़ जाएगी। इसलिए आरबीआई क्या करता है, आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशन यानी खुले बाजार की संक्रियाओं के द्वारा क्या करता है, वो मुद्रा के आदान प्रदान को, मुद्रा के उसको नियंत्रित करता है। ठीक है, कैसे नियंत्रित कर, तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं उन प्रतिभूतियों को बैंकों को बेच देता है। ठीक है ना, सरकारी प्रतिभूतियां कहा जाती हैं, बैंक के पास जाती हैं और बैंक उसको खरीदने के लिए अपना कुछ पैसा जो है वो आरबीआई के पास दे देते हैं। ठीक है, अब जब बैंकों के पास से पैसा आरबीआई के पास चला जाता है तो बैंकों के पास पैसा कम हो जाता है, और जब पैसा कम हो जाता है तो फिर वो मार्केट में उतना ऋण प्रोवाइड नहीं कर पाते। जब वो ऋण उपलब्ध मार्केट में नहीं कर पाते हैं तो वो अपनी ब्याज दरों को बढ़ा देते हैं ताकि कम ऋण पर ही उनको पूरा जो है मुनाफा हो पाए। जब ब्याज दर को बढ़ाते हैं तो ऋण महंगा हो जाता है, ऋण महंगा हो जाता है तो मार्केट में नहीं जा पाता, और मार्केट में नहीं जा पाता है तो मुद्रा की आपूर्ति कम हो जाती है। मुद्रा की आपूर्ति कम होने से जो मांग है वो भी कम हो जाती है, और मांग कम होने से जो मुद्रास्फीति है वो भी क्या होती है, वो कंट्रोल हो जाती है यानी नियंत्रण में आ जाती है। इसी प्रकार जब आरबीआई को मार्केट में मुद्रा प्रवाह अधिक करना होता है तो बैंकों से वो प्रतिभूतियों को वापस खरीद लेता है और बैंकों के पैसे को वापस लौटा देता है। जब बैंकों के पास पैसा वापस आ जाता है तो वो अधिक ऋण उपलब्ध कराते हैं और अपनी ब्याज दर को कम कर लेते हैं, जिससे मांग जो है बढ़ जाती है और मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। ऐसा ये काम करते हैं खुले बाजार की संक्रियाओं के द्वारा। तो अभी आरबीआई ने यही कहा कि हम लोग को यही करना है, जो 17 सितंबर और 10 सितंबर को है 20,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियां हैं उनकी खरीद और बिक्री की जाएगी। तो ऐसा ये ओपन मार्केट ऑपरेशन है।
अगर बात करें इसके मुख्य उद्देश्यों में, तो मुख्य कुछ उद्देश्य हैं इसके जो लक्ष्य रहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन के। सबसे पहला जो रहता है वो है खुले बाजार के संचालन में जो ऋण बाजारों में एक विशिष्ट अल्पकालिक ब्याज दर है उसको लक्षित करना। यानी जो ब्याज दर है उसको अगर बढ़ाना है या उसको कम करना है तो उसे नियंत्रित करना। इसके अलावा जो मुद्रास्फीति की दर है उसको बनाए रखना और उसको जितना समय समय पर अगर बदलने की आवश्यकता हो तो बदल भी देना, ये इसके संभावित लक्ष्यों में आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन के। जब भी मुद्रास्फीति दर को बढ़ाना होता है तो आरबीआई जो है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच देती है। जब भी उसे मुद्रास्फीति की दर को घटाना होता है तो वो मार्केट से खरीद लेती है। इस तरीके से मुद्रा का चलन भी बना रहता है और मुद्रास्फीति दर को जो है वो कंट्रोल हो जाती है, नियंत्रण हो जाती है। दूसरा जो लक्ष्य है वो है ब्याज दर का लक्ष्यीकरण। इसके अलावा जो खुले बाजारों के संचालन में अन्य जो संभावित लक्ष्य हैं वो यही है कि मुद्रा आपूर्ति का संकुचन हो जाए, जैसा कि यूएस में भी हुआ था। पहले की हम बात करें तो एक 1970 और 80 के दशक में ऐसा हुआ था। तो ऐसा इसके नियम रहते हैं। तीसरा इसका जो मुख्य नियम है, मुख्य जो लक्ष्य है वो है एक निश्चित विनिमय दर को प्राप्त करना और उसे बनाए रखने के लिए जो खुले बाजार का संचालन है उसका उपयोग करना, ताकि विनिमय दर जो है वो निश्चित बनी रहे, वो ऊपर नीचे ना हो, ताकि हमारे जो और भी लोग हैं वो प्रभावित नहीं हो। इसके अलावा देखिए जो खुले बाजार के संचालन में उपयोग होने वाले सोने के सापेक्ष फिएट मुद्रा के मूल्य को बनाए रखने के लिए भी करते हैं, ताकि जो फिएट मुद्रा है हमारी वो भी सोने के सापेक्ष जो है वो सही बनी रहे। यानी ऐसा ना हो कि जो मार्केट है उसमें मुद्रा का चलन जो है बहुत अधिक हो जाए। अगर मुद्रा बहुत अधिक मार्केट में आ जाएगी तो फिर उसका जो है मूल्य गिरना शुरू हो जाएगा, उसका मूल्य जो है गिर जाएगा। और अगर मुद्रा कम रह जाएगी तो उसका मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो ऐसा भी ना हो और जो सोने के सापेक्ष हमारी जो मुद्रा है वो बनी रहे, वो कम ज़्यादा ना हो। तो ऐसा भी हमको ध्यान में रखना है। फिएट मुद्रा का यहाँ पे नाम आया तो एक बार मैं बता दूं आपको, फिएट मुद्रा एक ऐसी मुद्रा होती है जिसके अगेंस्ट हमें कोई भी सोना सरकार को नहीं रखना पड़ता। बिना सोना रखे ही वो मुद्रा छाप सकती है सरकार, ऐसी मुद्रा। तो सरकार को ये भी ध्यान रखना होता है कि सरकार अगर मुद्रा छाप रही है तो वो इतनी अधिक ना हो जाए कि वो सोने के सापेक्ष भी अधिक पहुंच जाए, तो मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, उसकी मूल्य गिरने लगेंगे और हमारे जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर हैं फिर उनको बहुत अधिक प्रभाव पड़ने लगेगा। तो ऐसे यहाँ पे कुछ इसके लक्ष्य रहते हैं जो ओपन मार्केट ऑपरेशन के रहते हैं। तो इसके संबंध में आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अरब इसराइल के बीच स्थित क्षेत्रीय विवाद को सुलझाने के लिए अरब शांति पहल में निम्न में से कौन से देश शामिल हैं? जो अरब देश हैं और जो इसराइल है उनके बीच में जो सीमा विवाद है, जो क्षेत्र विवाद है, उसको सुलझाने के लिए, उसको सही करने के लिए जो अरब शांति पहल 2002 से शुरू की गई थी उसमें कौन कौन से देश शामिल हुए हैं उससे संबंध में क्वेश्चन है। तो ये तीनों ही देश शामिल हैं, मिस्र, जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात, ये तीनों ही देश उसमें शामिल हैं। तो कहाँ से आया क्वेश्चन देखते हैं। एक आर्टिकल पेज नंबर 14 पर आया है द हिंदू पेपर में, सऊदी अरेबिया वांट्स फेयर सॉल्यूशन फॉर फलस्तीनीज। तो ये आपको यहाँ से ध्यान में करना है। देखिए सऊदी अरब के जो राजा हैं सलमान बिन अब्दुल अजीज, उन्होंने अभी जो अमेरिकन राष्ट्रपति हैं उनसे कहा था, उनसे बताया था कि जो खाड़ी देश हैं वो फलस्तीनियों के लिए कुछ और स्थायी समाधान देखना चाहते हैं, जो 2002 के अरब शांति पहल के लिए शुरुआती बिंदु था। उन्होंने कहा कि हम जो अरब और इसराइल के बीच में जो विवाद है उसको दूर करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और पहल करने के लिए तैयार हैं। जो शांति बहाली की पहल होती है वो भी हम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी शर्त बस यही है कि 1967 के मध्य पूर्व युद्ध में जो भी कब्जा किए हुए क्षेत्र थे फलस्तीनियों और इसराइल के पास, वो सब एक दूसरे को वापस कर दिए जाएं। यानी जो इसराइल के हिस्से हैं वो इसराइल को मिल जाएंगे और जो फलस्तीन के हिस्से हैं फलस्तीन को मिल जाएंगे। इस तरह की अगर चीजें होती हैं तो सभी अरब राष्ट्र जो है वो शांति बहाली के लिए बिल्कुल तैयार हैं और वो उस शांति बहाली करने के लिए बिल्कुल आगे आएंगे। बिल्कुल इसी के तहत जो अभी संयुक्त अरब अमीरात है उसने भी इसराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने के लिए बात की है। और ये इसलिए मैंने बताया कि मिस्र और जॉर्डन के बाद अब तीसरा अरब राज्य बन गया है जो इस पर सहमति व्यक्त करता है, जो चाहता है कि हाँ हमारे जो इसराइल के संबंध हैं वो सही हो जाएं। और उसका मकसद एक ही है, उसका जो शर्त है वो यही है कि जो सभी क्षेत्र हैं विवादित क्षेत्र वो उनको वापस कर दिया जाए, फिलिस्तीन के क्षेत्र जो है फिलिस्तीन को मिल दिए जाएँ और इसराइल के क्षेत्र जो है वो इसराइल को मिल जाएँ। देखिए इसराइल और फलस्तीन के बीच में जब से इसराइल बना है तब से ही विवाद चल रहा है। और चूंकि इसराइल अपने सभी देशों के साथ सीमावाद को रखता है उसलिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इसके बारे में पढ़ना। देखिए अभी भी जो संयुक्त अरब अमीरात है और जो सऊदी अरब है इसने भी इसराइल के समक्ष पेश कर रखी थी कि जो यरूशलेम बीच में विवाद था, यरूशलेम एक जगह है जिसको इसराइल ने अपना घोषित कर दिया था, तो उस पर भी इन्होंने कहा था कि आप इस विवाद को सुलझा सकते हैं अगर आप जो है अपने क्षेत्रों को अपने जो जीते हुए क्षेत्र हैं, जो कब्जा किए हुए क्षेत्र हैं वो फलस्तीन को वापस कर दीजिए और फलस्तीन जो क्षेत्र है वो आपके वापस कर देगा। इस तरीके से ये व्यवस्था जो है सुधर सकती है, ऐसा ये आर्टिकल इसमें आपको देखना है। पिछली परीक्षाओं के अभ्यास प्रश्न में से एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है व्यापारी छूट दर अर्थात मर्चेंट डिस्काउंट रेट
को निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक सही स्पष्ट करता है? जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट होती है वो क्या होती है? तो एक बार देख लीजिए। पहला, बैंक द्वारा व्यापारी को डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने के लिए दिए जाने वाला प्रोत्साहन। दूसरा, बैंक द्वारा ग्राहकों को डेबिट कार्ड का प्रयोग करने पर वापस दी जाने वाली राशि। तीसरा, बैंक द्वारा व्यापारी पर अपने ग्राहक के डेबिट कार्ड से भुगतान लेने पर लगाया जाने वाला शुल्क। या फिर चौथा, सरकार द्वारा व्यापारियों को अपने ग्राहक से पॉइंट ऑफ सेल तथा डेबिट कार्ड से भुगतान को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन है। तो इसमें से कौन सा एक सही है? आप देख लीजिए, ये चौथा इसमें जो है ये सही आंसर है इसका। जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है वो यही है। देखिए क्या होता क्या है, जब भी हम पॉइंट ऑफ सेल से या फिर अपने क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं, तो देखिए भुगतान में क्या करते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारा 1000 रुपए का भुगतान है, यानी हमने किसी शॉप से, हमने किसी दुकान से 1000 रुपए की शॉपिंग की है और ये 1000 रुपए का भुगतान हम अपने डेबिट कार्ड से कर रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जब भी पॉइंट ऑफ सेल से हम लोग इस डेबिट कार्ड का प्रयोग करते हैं, तो 1000 रुपए हमारे अकाउंट से कट जाते हैं और 1000 रुपए जो है वो व्यापारी के अकाउंट में नहीं पहुंचते हैं। इस 1000 रुपए में से कुछ पॉइंट ऑफ सेल का चार्ज, यानी कुछ शुल्क जो है वो सरकार यानी बैंक जो है व्यापारी से वसूलता है। यानी व्यापारी के पास कुछ राशि कम पहुंचती है, 1000 में से वो 1% हो या 0.5% हो, जितना भी उसका बैंक का शुल्क होता है वो कट के व्यापारी के पास पहुंचता है। इसमें क्या है कि व्यापारी नुकसान में है, क्योंकि व्यापारी ने अगर मान लीजिए डेबिट कार्ड से पेमेंट लिया तो व्यापारी को कुछ नुकसान होगा। तो ऐसे नुकसान से बचने के लिए व्यापारी फिर कैश की बात करता है, वो कैश में ही पेमेंट लेने को जरूरी समझता है। लेकिन हमारी सरकार डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ रही है, वो चाहती है कि कैशलेस अर्थव्यवस्था हमारी बने। इसीलिए सरकार ने अभी क्या किया है, मर्चेंट डिस्काउंट रेट तय किए हैं। यानी उन्होंने क्या किया है, कुछ डिस्काउंट दिया है, कुछ छूट दी है, जिससे जो व्यापारी है वो कैशलेस की तरफ ना बढ़े और बल्कि पॉइंट ऑफ सेल को प्रमोट करे और ग्राहकों को उससे ही पेमेंट करने के लिए बढ़ावा दे। तो चौथा इसका पॉइंट सही है। आगे बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा के लिए आज के डीएनए से अगर कुछ प्रश्न देखें हम लोग, तो पहला प्रश्न ये है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में क्षेत्रीय स्तर पर उत्पन्न समस्याओं के कारणों की चर्चा करते हुए वर्तमान में उनके समाधान तथा अलगाववाद से उनके संबंधों पर प्रकाश डालिए। 250 शब्दों में लिखना है आपको ये प्रश्न, इसका उत्तर। दूसरा प्रश्न, आज के भारत में हम आत्मनिर्भरता के उस लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम अपने नागरिकों की क्षमताओं को बढ़ाएं। हमारी जनसांख्यिकीय संरचना को देखते हुए हमें अपने युवाओं को सशक्त बनाना शुरू कर देना चाहिए। इस कथन की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तो आज के डीएनए में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।